वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग दो टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा टॉपिक नंबर 1 जो होगा बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास फॉर आइडियल गैस। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आज हमें देखनी है बच्चों, जिसके बारे में हमें सॉल्व करना है कि मोलर मास एंड डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन रहता है आइडियल गैस के लिए। जैसे आप लोग बच्चों जानते हो ना, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन होता है जनरली PV इज इक्वल टू NRT। मैंने बताया था ये वाली चीज़ लास्ट लेक्चर में, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। बाय यूजिंग ABC, एवोगैड्रो, बॉयल एंड चार्ल्स का यूज़ करके हम लोग ये वाली चीज़ बनाते थे। ओके, जहाँ पे P क्या होता है? P होता है प्रेशर। ओके, V क्या होता है? V होता है बच्चों वॉल्यूम। ओके, एंड N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, R क्या होता है बच्चों? R का वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, एंड T रहता है बच्चों टेम्परेचर। T माने टेम्परेचर। ओके, अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। तो PV इज इक्वल टू NRT लिखा। अब ध्यान से एक चीज़ देखना यहाँ पे, क्या आप N इज इक्वल टू मोल जो है उसके सिवाय ऐसा भी लिख सकते हो ना कि वेट बाय मोलर मास। ये भी मोल होता है। क्लियर? वेट बाय मोलर मास जो होता है ये भी क्या होता है बच्चों? ये होता है मोल। ओके, अब सिंबल की तरह बात करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो मान लो हमने लिया यहाँ पे बच्चों N इज इक्वल टू W/M। नाउ एज वी नो PV इज इक्वल टू क्या होता है? PV इज इक्वल टू होता है NRT। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे P इंटू वी तो एज इट इज़, पर N का मैं वैल्यू रख रहा हूँ। N का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे N का वैल्यू आ रहा है मेरे पास W/M इंटू RT लिखेंगे हम लोग। W/M इंटू RT लिखेंगे। ओके, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो V वाला टर्म है ना, इसे डिनोमिनेटर में ले जाना है सामने की ओर। अगर V वाले टर्म को डिनोमिनेटर में सामने की ओर लेके गए तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा? P इज इक्वल टू बनेगा W/V इंटू RT/M। ओके, अब ध्यान से दिमाग लगाओ। जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी रो मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। रो यानी कि मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास मतलब के W एंड वॉल्यूम मतलब के V। सो ये W/V वाला जो टर्म है यही होता है डेंसिटी। कई सारी बुक में इसे स्मॉल d से भी डिनोट किया होता है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म आपका क्या है? ये वाला टर्म आपका है बच्चों रो। ये वाला टर्म क्या है? ये वाला टर्म है रो, यानी कि डेंसिटी या फिर डेंसिटी D। ओके, तो इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में। सो P इज इक्वल टू DRT/M। ओके, ये इक्वेशन जो बना बच्चों, ये शो करता है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर की। सो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है PM इज इक्वल टू DRT। ओके, अगर आप चाहो तो M इज इक्वल टू लिखोगे DRT/P। ओके, इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इसके इक्वेशंस लिख सकते हो बच्चों। तो इस पे फोकस करना, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। ओके, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब नेक्स्ट टॉपिक में अभी यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम है डाल्टन्स रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट स्टार्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, तो ध्यान रखना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखना है तो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है बच्चों के मान लो हमने यहाँ पे कोई एक कंटेनर ले लिया, ध्यान से देखना, ध्यान से। ओके, ये कंटेनर के अंदर मैंने डिफरेंट गैसेस भरे हुए हैं बच्चों। सबसे पहला एक गैस मैंने यहाँ पे भरा, गैस 1। उसके बाद मैंने भरा यहाँ पे मान लीजिए गैस 2। ओके, उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे भरा गैस 3। 3 गैस मैंने यहाँ पे भरा बच्चों। ये तीनों के तीनों जो है ना वो आपको डिफरेंट गैसेस शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी, ये जिस पे फोकस करना है। ओके, यहाँ पे क्या भरा गया है? यहाँ पे भरा गया है गैस 1। उसके बाद बच्चों भरा गया है गैस 2। उसके बाद भरा गया है गैस 3। ओके, अब जब आपने गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3 भरा तो गैस 1 का जो गैस 1 अगर अकेला भरा होता, अगर आपने गैस 1 अकेला लिया होता तो उसका कुछ प्रेशर बनता। मान लीजिए उसका कुछ प्रेशर है बच्चों, वो है P1। P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। मतलब कि अगर पूरे कंटेनर में एक ही गैस होता गैस 1 तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता। अब कई सारे बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि सर ये गैस का प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है? तो जनरली बच्चों इसके लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। इसके लिए यूज़ किसे किया जाता है? बैरोमीटर को, बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ आपको क्या फोकस करनी है? मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 3 गैसेस भरे थे, गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3। अगर आपने वहाँ पे बच्चों कुछ भी डिफरेंट गैसेस नहीं लिए होते, अब यहाँ पे एक चीज़ और फोकस करना आप कि जो गैस 1 है, गैस 2 है, गैस 3 है, ये तीनों के तीन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए। सो दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक गैस भरा, मान लीजिए मैंने भरा नाइट्रोजन, दूसरा एक गैस भरा मैंने कंटेनर में हाइड्रोजन। तो जैसे आप जानते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? अमोनिया। ओके, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? अमोनिया। अब जो ये अमोनिया बना देना ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो गैसेस आपने लिए हुए हैं वो गैसेस इंटर रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। आपने जितने भी गैस यहाँ पे ले रखे बच्चों, वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर वो गैसेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन लगा दी ना तो बात क्लियर हो जाएगी, बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसके आगे सोचना ही नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में उतर गई। चलो बहुत अच्छे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। 1 2 3। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। अब डाल्टन क्या बताते थे? डाल्टन जनरली क्या बताना चाहते थे? मान लो कि यहाँ पे एक फिगर से मैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ समझाने का ट्राई करने वाला हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाला नियॉन। ओके, यहाँ पे बच्चों मैंने एक गैस का बॉटल लिया। ओके, यहाँ पे मैंने भरा मान लो H2O वाला गैस। ओके, ये एक बॉटल है। ये बॉटल के ऊपर मैंने लगाया बैरोमीटर। ओके, अब ये बैरोमीटर में मुझे प्रेशर जो है वो इंडिकेट यहाँ पे किया। यहाँ पे प्रेशर मिला मुझे कुछ, मान लीजिए दिमाग लगाए प्रेशर मिला मान लो 20.9 किलो पास्कल। ओके, H2O जो गैस रहता है, मतलब कि जो वाटर वेपर रहता है, वाटर वेपर का प्रेशर कुछ इतना था। मान लो मैंने एक दूसरी बॉटल यहाँ पे ले रखी है बच्चों, दूसरी एक बॉटल मैंने यहाँ पे ले रखी है। ओके, अब ये दूसरी बॉटल में एक डिफरेंट गैस दूसरा भरा गया, इसमें भरा गया नाइट्रोजन। तीसरी एक बॉटल ले रखी है जहाँ पे भरा गया बच्चों ऑक्सीजन। ओके, चौथी एक बॉटल ले रखी है जहाँ पे भरा गया कार्बन डाइऑक्साइड।
ये सबका कुछ ना कुछ तो प्रेशर मिलेगा आपको, ये सबका कुछ ना कुछ प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर मिलेगा। अब ये सबको कंबाइन कर दो तो क्या बनता है वो आप सब जानते हो बच्चों, उससे बनता है एयर। अब इसका कुछ प्रेशर था, इसका भी कुछ प्रेशर था, मान लो 30, इसका था 20, इसका था 20, तो कुल मिला के 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 30 90। तो एयर का प्रेशर कितना आएगा 90 किलो पास्कल। ये डाल्टन बताना चाहते थे, मतलब कि आप इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर रहता है उसका समेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा टोटल प्रेशर। क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर। ये चीज़ डाल्टन बताना चाहते थे, ये चीज़ आपको डाल्टन समझाना चाहते थे। ओके, एंड आई एम श्योर आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन क्या बताना चाहते थे। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको गौर करनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि डाल्टन ने ये जो सारी चीज़ें बताई, यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो गैसेस लिए गए हैं वो गैसेस एक दूसरे के साथ बच्चों कोई भी रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर गैसेस ने रिएक्शन कर दी तो बात क्लियर, वहाँ से आगे आपको सोचना ही नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए आप एक कंप्लीट फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे कि इस तरह से कुछ आप लिखोगे कि पी टोटल इज इक्वल टू होता है समेशन, ओके, समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई। ओके, और इसे आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, पी टोटल इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 + ... Pn। ओके, ये जनरली होता है। अब दूसरा एक जो टर्म है ना, जो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चों, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट IMP, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर in terms of मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इस पे फोकस करना। सो पार्शियल प्रेशर Pi इज इक्वल टू P टोटल इंटू XI। XI होता है मोल फ्रैक्शन। XI क्या होता है, XI होता है मोल फ्रैक्शन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो Pi इज इक्वल टू P टोटल इंटू XI, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर आपने वॉल्यूम बेस की बात की होती, सो Pi इज इक्वल टू XI की जगह पे आप लिखते कॉन्सेंट्रेशन इंटू P टोटल। ओके, अब कई बार होता क्या है बच्चों, जो गैस होते हैं ना, गैस जनरली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में से गैस को पास करवा के वाटर की सरफेस के ऊपर गैस को कलेक्ट करते हैं। जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड्स में इसके बारे में स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी, कि मान लो आपने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करना है, तो आप हाइड्रोजन गैस कैसे कलेक्ट करोगे, तो पहले पानी लिया था कुछ इस तरह से। ओके, उसमें से आपने वो ट्यूब पास करवाई थी, यहाँ पे ऊपर एक कंटेनर रखा था, गैस कलेक्टर। गैस कलेक्टर में होता क्या है, अब पानी में से गैस ऊपर कलेक्ट होगा सरफेस पे, मतलब पानी के लोअर डिस्प्लेसमेंट के वजह से आपको गैस ऊपर मिलेगी। अब ये जो गैस मिल रही है ना, ये वाली गैस में क्या क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2O भी आएगा, प्लस वहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वहाँ पे आएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। तो अगर आपको सिर्फ इसका प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से बनता है P टोटल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर PH2 निकालना है तो P टोटल से क्या करो, P टोटल से PH2O माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है जिसे फोकस करना है। आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो चीज़ फोकस करना था। पहला क्या था, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। ये था डाल्टन वाली चीज़। डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि P टोटल कितना होता है, P टोटल होता है P1 + P2 + P3 + P4 ... Pn कर दो। एंड इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, तो Pi और P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय टोटल मोल्स, Na + Nb, ये होता है मोल फ्रैक्शन, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है। आई एम श्योर ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली रेडी हो गए होंगे। ओके, एंड बच्चों अगर ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए ना, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, ओके, शेयर दिस लेक्चर। दोनों चीज़ आप करना। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे शेयर करना है।
अगर आप बुक निकाल के देखोगे तो यहाँ से आपको एक्सरसाइज में से इसके बेसिस से क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जब भी टाइम मिले ना तो एक बार बुक को खोल लो एंड उसके बाद एक्सरसाइज एंड इंटेक्स में दिए गए क्वेश्चन को भी एक बार देख लो। अगर क्वेश्चन देखोगे, एप्लीकेशन करोगे, तभी जाके समझ में आएगा कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू। We're told that a 10-liter cylinder contains 7.60 grams of argon in gas form and 4.40 grams of molecular nitrogen, once again in gas form, at 25 degrees Celsius. Calculate the partial pressure of each gas and the total pressure in the cylinder. All right, so pause this video and see if you can work through this on your own before we work through it together. All right. So you might imagine that the ideal gas law is applicable here, and it's applicable whether we're just thinking about the partial pressures of each gas or the total. So the ideal gas law tells us that pressure times volume is equal to the number of moles times the ideal gas constant times temperature. And in this case, we're trying to solve for pressure, whether it's partial pressure or total pressure. So to solve for pressure here, we can just divide both sides by V, and you get pressure is equal to the number of moles times the ideal gas constant times the temperature divided by the volume. And so we can use this to figure out the partial pressure of each of these gases. So we can say that the partial pressure of argon is going to be equal to the number of moles of argon times the ideal gas constant times the temperature. Both gases are at the same temperature over here, divided by the volume. And then we can also say that the partial pressure of our molecular nitrogen is equal to the number of moles of our molecular nitrogen times the ideal gas constant times the temperature divided by the volume. So we already know several of these things. We can look up the ideal gas constant with the appropriate units over here. They've given us the temperature, at least in terms of degrees Celsius. We'll have to convert that to Kelvin. And they've also given us the volume. So all we really have to do is figure out the number of moles of each of these. And to figure out the number of moles, they give us the mass. We just have to think about molar mass. So let's look up the molar mass of argon as well as the molar mass of molecular nitrogen. So the molar mass of argon, getting out our periodic table of elements, we look at argon right over here, and it has an average atomic mass of 39.95, which also gives us our molar mass. So a mole of argon will have a mass of 39.95 grams per mole. And then if we want to figure out the same thing for our molecular nitrogen, we look up nitrogen here. We see an average atomic mass of 14.01. So we might be tempted to say that the molar mass of molecular nitrogen is 14.01 grams per mole. But we have to remind ourselves that molecular nitrogen is made up of 2 nitrogen atoms. So the molar mass is going to be twice this, or 28.02 grams per mole. So this is equal to 28.02 grams per mole. And then we can apply each of these equations. So the partial pressure of argon, let me give myself a little extra space here. Partial pressure of argon is going to be equal to the number of moles of argon. Well, that's just going to be, let me do this in another color so you can see this part of the calculation. That's going to be the grams of argon. So let me write that down. 7.60 grams times 1 over the molar mass. So times 1 over 39.95 moles per gram. And you can see that the units work out. Grams cancel with grams, and this is just going to give you the number of moles of our argon. And then we multiply that times our ideal gas constant, and we have to pick which one to use. In this case, we're dealing with liters, so both of these cases deal with that. And the difference between these is how they deal with pressure. The first is in terms of atmospheres, the second is in terms of torr. So if we want our partial and total pressures in terms of torr, we could use this second one. So let's do that. So in this case, let's use this second ideal gas constant. So that's going to be times 62.36 liter torr per mole Kelvin,
And then we need to multiply that times the temperature. So 25 degrees Celsius in Kelvin, we add 273 to that. So that's 298 Kelvin. And all of that is going to be divided by our volume, which is 10.0 liters, 10.0 liters. And we can validate that the units work out. We already talked about these grams canceling out. This mole cancels with this mole. This Kelvin cancels with that Kelvin, and then this liters cancels with this liters, and we're just left with torr, which is what we care about. We're thinking about a pressure, in this case, a partial pressure. We have 7.60 divided by 39.95 times 62.36 times 298 divided by 10.0 is equal to this business. And now we just have to think about our significant figures here. So we have 3 here, 4 here, 3 here, and 3 here. So when we're multiplying and dividing, we'll just go to the fewest number of significant figures we have. So it's 3. So we'll want to go round to 354 torr. So the partial pressure of argon, 354 torr. And now we can do the same thing for the molecular nitrogen. And let me get myself a little more space here. So the partial pressure of our molecular nitrogen is going to be equal to, I will do this in a different color as well when I figure out the number of moles. That is going to be the mass of molecular nitrogen, which is 4.40 grams, times 1 over the molar mass. So that's 1 over 28.02 grams per mole. And then that is going to be times our ideal gas constant. So we can really just copy the rest of this right over here. Times 62.36 liter torr per mole Kelvin times 298 Kelvin. All of that is going to be over 10.0 liters. And once again, the units work out. Grams cancel with grams. Moles cancel with moles. Liters with liters. Kelvin with Kelvin. And we're just left with torr. And this gets us to 4.40 divided by 28.02 times 62.36 times 298 divided by 10.0 is equal to this. And once again, the lowest significant figures we have here are 3. So we'll round this to 292. So this is equal to 292 torr. And so we figured out the partial pressure of each of these. And if we want to figure out the total pressure, that's just going to be the sum of the partial pressures. So it's going to be the partial pressure of the argon plus the partial pressure of the molecular nitrogen. And so this is going to be, let's see, I think I can do this in my head, 646 torr. And we are done.